स्वागत है बच्चों आप सभी का। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 का अध्याय 4 जलवायु। देखते हैं इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और इसके माध्यम से आप अपने जो चैप्टर हैं उसको रिवीजन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है इनमें से कौन लगभग स्थायी होता है? ऑप्शन जलवायु, मौसम, दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है जलवायु। दूसरा क्वेश्चन है इनमें से कौन अस्थायी होता है? जलवायु, मौसम, दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है मौसम। ये आपकी किताबों में देख लेंगे। अस्थायी और अस्थायी के बारे में लिखा है कि जो जलवायु होते हैं लगभग स्थायी होते हैं, जबकि जो मौसम है वो अस्थायी होते हैं यानी सामयिक होते हैं। तीसरा क्वेश्चन है किसी क्षेत्र या स्थान के खास समय में वायुमंडलीय दशाओं को क्या कहा जाता है? ऑप्शन जलवायु, मौसम, दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है मौसम। मौसम कहा जाता है, यहाँ देख लेंगे इसकी परिभाषा है किसी क्षेत्र या स्थान के खास समय में वायुमंडलीय दशाओं को मौसम कहा जाता है। चौथा क्वेश्चन है विस्तृत क्षेत्र या स्थान में मौसम लगभग कितने वर्षों में जलवायु का रूप ले लेता है? ऑप्शन 10 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष या 40 वर्ष। इसका सही आंसर है 30 वर्ष। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है कि 30 वर्षों में लगभग जो होता है मौसम वो जलवायु में परिवर्तित हो जाता है। समझ लेंगे क्या होता है। जैसे किसी विशेष स्थान पर छोटी सी जगहों में कुछ समय के लिए जो मौसम होता है, कुछ समय के लिए जो वायुमंडलीय स्थिति होती है उसको मौसम बोलते हैं, जबकि अगर अधिक समय तक वायुमंडलीय स्थिति एक ही जैसी रहती है तो उसको जलवायु बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगला है पांचवा क्वेश्चन। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ऑप्शन ग्रीक, स्पेनिश, अरब या जर्मन। इसका सही आंसर है अरब। अरब के जो शब्द होते हैं मौसम शब्द, अरब में एक मौसम शब्द मिलता है जिसका अर्थ होता है मौसम या ऋतु। ये आपकी किताबों में यहाँ दिया है, देख लेंगे सभी लोग। अगला है छठा क्वेश्चन। ग्रीष्म काल में हवाएं किस दिशा में चलती है? ऑप्शन जल से स्थल की ओर, स्थल से जल की ओर, स्थिर रहती है या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है जल से स्थल की ओर जो हवाएं होती हैं। ठीक है, अगला है शीतकाल में हवाएं किस दिशा में चलती है? ऑप्शन जल से स्थल की ओर, स्थल से जल की ओर, स्थिर रहती है या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है स्थल से जल की ओर। ठीक है, ये आपकी यहाँ किताबों में दिया है, इसको समझ लेंगे। जैसे भारत का जो नक्शा होता है इस तरीके से, तो हवाएं क्योंकि यहाँ पे समुद्र रहता है तो हवाएं जो होता है गर्मियों में ये स्थल से समुद्र की ओर प्रवाहित हो जाती है, जबकि ठंड के मौसम में जो हवाएं होती हैं वो समुद्र से स्थल की ओर प्रवाहित हो जाती है। अगला है आठवां नंबर। भारत के समुद्री तटीय क्षेत्रों में तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? जो समुद्र का इलाका होता है, जो समुद्र वाला नीचे वाला जो पार्ट होता है यहाँ भारत का, जो तटीय इलाके होते हैं, इस पर तापमान का क्या प्रभाव रहता है? तो लिखा है ऑप्शन है एक समान, असमान, ठंडा या गर्म। इसका सही आंसर है एक समान। जो नीचे वाला पार्ट होता है समुद्र किनारे, भारत के जो तटीय भाग है वहाँ का जो तापमान होता है वो एक समान रहता है। 9वां नंबर है स्थल के मध्य भाग के क्षेत्र में तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? एक समान, असमान, ठंडा या गर्म रहता है। इसका सही आंसर है असमान। जैसे ये भारत है, क्योंकि तटीय इलाकों में जो तापमान होता है वो एक जैसा होता है, लेकिन जो बाकी के जो ऊपर वाले पार्ट होते हैं यहाँ पे जो तापमान होता है वो असमान होता है, मतलब वहाँ पे तापमान बदलता रहता है। ये आपकी किताबों में यहाँ दिया है, समझ लेंगे इन्हें। 10वां नंबर है किस महीने में मानसून की वापसी होती है? ऑप्शन सितंबर से अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर, जनवरी फरवरी या जून जुलाई में। तो इसका सही आंसर है अक्टूबर नवंबर में मौसम की वापसी हो जाती है। ठीक है, ये आपकी किताबों में इसको समझ लेंगे थोड़ा। जैसे ये भारत का नक्शा है, हमारा जो मानसून प्रवेश करता है, जो मानसून भारत में आता है वो इस दिशा से आती है, इधर से होते हुए ये बंगाल की खाड़ी होते हुए ऐसे ऊपर की तरफ करके, और ये यहाँ पे फिर ये वापस लौट जाती है। तो इसे ही बोला जाता है वापस लौटते हुए मानसून। ठीक है, इस इलाके से ऐसे ये वापस लौट जाता है, तो यहाँ से एंट्री करता है और ये इस भाग से ये वापस चला जाता है। इसको ध्यान रखेंगे। तो ये जो जाता है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि ये जो चीज़ें हैं यहाँ से जून में एंट्री करते हुए केरल से जाती है, यहाँ से होते हुए वापस जो है ये लौट जाती है, और ये तमिलनाडु और केरल इस तरीके से कर्नाटक होते हुए ये वापस चली जाती है बंगाल की खाड़ी की तरफ। 1 जून से होते हुए जब प्रवेश करती है भारत में तो यहाँ से ऐसे मुड़ते हुए ठंड के समय में ये वापस लौट आती है। अगला है 11वां नंबर।
लौटते हुए मानसून के कारण दक्षिण भारत के किस भाग में अधिक वर्षा होती है? तो इसका ऑप्शन है पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग, उत्तरी भाग या दक्षिणी भाग। इसका सही आंसर है पूर्वी भाग। पूर्वी भाग में इसका यहाँ देखिए लिखा हुआ है, ये आपकी किताबों में देख लेंगे। ठीक है, इसको समझ लेंगे थोड़ा फिर से। मैंने बताया अभी क्या होता है, ये ऐसे करके वापस लौट आता है, जिससे यहाँ पे दक्षिणी वाले भाग में जो ये वाला भाग है, यहाँ पे ये पूर्वी जो भाग है, यहाँ पे वर्षा स्टार्ट हो जाती है। 12 नंबर है, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कितने हैं? ऑप्शन 6, 7, 8 या 9। इसका सही आंसर है 9 कारक हैं। ठीक है, फिर लिखा है कि इनमें से कौन सा कारक जलवायु को प्रभावित नहीं करती है? ऑप्शन अक्षांश, ऊंचाई, वन या समय। इसका सही आंसर है समय। कौन कौन से कारक हैं देख लेंगे। ये हमारे 9 जो हैं जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। इसको समझ लेंगे, आपकी किताबों में भी दिया हुआ है, ये यहाँ पर देख लेंगे, पेज नंबर 50 में है। अगला है 14 नंबर, सूर्य की किरणें किस स्थान पर सीधी पड़ती है? ऑप्शन कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा या ध्रुवों पर। तो इसका सही आंसर है विषुवत रेखा। यानी कि जो निम्न अक्षांश होते हैं उन पर जो सूर्य की किरणें होती हैं वो सीधी पड़ती हैं। ठीक है, और अगर बात करें कि सूर्य की किरणें किस स्थान पर तिरछी पड़ती है 15 नंबर क्वेश्चन में, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा या ध्रुवों पर। इसका सही आंसर होगा ध्रुवों पर, यानी कि उच्च अक्षांश पर जो होती हैं वो सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। ठीक है, ये आपकी किताबों में यहाँ दिया हुआ है, इसको थोड़ा समझ लेंगे। जैसे बीच में हमारा विषुवत रेखा होता है, यहाँ पे क्योंकि ये 0 डिग्री होता है, तो यहाँ से 1, 2, 3 करके यहाँ पे जो होता है वो अक्षांश स्टार्ट होता है। ठीक है, यानी 0 से इधर के निम्न करते हुए इधर आगे की तरफ बढ़ते हैं। ध्रुवों पर जो होता है वो संख्या ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यानी जो इसके आसपास हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी निम्न ध्रुवों पर जो हमारे सूर्य होते हैं वो सीधा पड़ता है। जबकि अगर ऊपर की तरफ बात करें उच्च अक्षांशों में, यानी ज़्यादा संख्या वाले अक्षांशों में, तो वहाँ पे जो होता है सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अगला है 16 नंबर है, विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ने पर तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन घटता है, बढ़ता है, समान रहता है या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है घटता है। घटता है का मतलब होता है ठंड, यानी तापमान घट रहा है इसका मतलब हो रहा है कि ठंड हो रहा है। अगर तापमान बढ़ेगा इसका मतलब गर्मी की बात की जा रही है। ठीक है, समझ लेंगे, ये आपकी किताबों में यहाँ दिया हुआ है, देख लेंगे सभी लोग। ठीक है, इसको समझेंगे थोड़ा। अब 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, समुद्र से धरातल की ऊंचाई बढ़ने पर तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन घटता है, बढ़ता है, समान रहता है या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है घटता है। यानी जो समुद्र से जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे उसका जो तापमान होगा वो घटेगा। घटेगा का मतलब जो मौसम होगा वो ठंडा रहेगा। ठीक है, साथ ही जो होता है वो वायुमंडल विरल हो जाता है। ये आपकी किताबों में यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, अगला है, तापमान बढ़ने पर वायुदाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर तापमान बढ़ता है तो वायुदाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन घटता है, बढ़ता है, समान रहता है या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है घटता है। ठीक है, तापमान घटने पर वायुदाब भी बढ़ जाता है। यानी तापमान बढ़ना, तापमान बढ़ रहा है इसका मतलब गर्मी की बात हो रही है। अगर गर्मी रहेगा तो वायुदाब घटता रहेगा। ठीक है, जबकि अगर तापमान जो है घटेगा, तापमान घटने का मतलब है अगर ठंड रहेगा तो वायुदाब बढ़ा रहेगा। ठीक है, यानी कि ठंड के मौसम में वायुदाब ज़्यादा रहता है और गर्मी के दिनों में वायुदाब कम रहता है। 19 नंबर है, ठंडी के मौसम में वायुदाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी ठंड की बात हो रही है, ठंड में जो होता है तापमान कम होता है। ऑप्शन घटता है, बढ़ता है, समान रहता है या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बढ़ता है। ठंड के मौसम में तापमान बढ़ेगा। ठीक है, ये आपकी किताबों में यहाँ दिया हुआ है, ये सब चीज़ें समझ लेंगे। अगला है 20 नंबर, पवन किस दिशा में बहती है? ऑप्शन उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, निम्न दाब से उच्च दाब की ओर, समान रहती है या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। ठीक है, ये यहाँ दिया है आपकी किताबों में, समझ लेंगे इस चीज़ को। 21 नंबर है, समुद्र से स्थल की ओर बहने पर हवाओं में नमी की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर समुद्र से स्थल की ओर आएगा तो ऑप्शन है घटता है, बढ़ता है, समान रहता है या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बढ़ता है। या स्थल से अगर आएगा तो उसमें जो नमी की मात्रा रहेगी वो कम रहेगा, है ना, इसको ध्यान रखेंगे, कम रहेगा या वो जो होता है वो शुष्क रहेगा। ठीक है, ये आपकी किताबों में यहाँ दिया है। अगला है 22 नंबर, समुद्र के नज़दीक वाले भूभाग में तापमान कैसा रहता है? ऑप्शन समान, असमान, गर्म या ठंडा। इसका सही आंसर है समान। मैंने पहले भी बताया हुआ था, ये किताबों में यहाँ दिया हुआ है कि जैसे ये भारत है ना, तो जो नीचे का तटीय वाला इलाका होता है, जो समुद्र के जो नीचे वाला जो इलाका होता है
समुद्र के पास वाला, वहाँ पे जो तापमान होता है वो समान होता है, बाकी जगहों पे जो तापमान होता है ऊपर की तरफ उत्तर की दिशा में, वहाँ पे तापमान अलग अलग होता रहता है। 23 नंबर है, पर्वत के जिस भाग में वर्षा नहीं हो पाती वह क्षेत्र क्या कहलाता है? ऑप्शन ओलावृष्टि, छायावृष्टि, विक्षोभ या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है छायावृष्टि। ठीक है, पर्वतों के जो इलाके होते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे वर्षा हो रही है और इस इलाके में वर्षा नहीं हो रही है, तो इस इलाके को बोला जाएगा हमारा छायावृष्टि। ठीक है, ये किताबों में है आपके, समझ लेंगे। 24 नंबर है, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन घटता है, बढ़ता है, समान रहता है या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है घटता है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, बढ़ता नहीं है, घटता है, इसका सही आंसर आएगा। इसको समझ लेंगे। ध्रुवों में भी हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे हम लोग ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, इसका मतलब ऊंचाई में बढ़ते हैं, तो वहाँ पे तापमान क्या हो रहा है? कम हो रहा है। कम होने का मतलब हो रहा है वहाँ पे ठंडा ज़्यादा हो रहा है। 25 नंबर है, किस नियम के अनुसार हवा बहती है? ऑप्शन गुरुत्वाकर्षण का नियम, न्यूटन के गति नियम, फेरल का नियम या कैपलर का नियम। इसका सही आंसर है फेरल का नियम। इस नियम को क्या नाम दिया जाता है? कोरियोलिस बल कहा जाता है। जो हवाएं बहती हैं वो कोरियोलिस बल के कारण बहती है। अगला है 26 नंबर, भारत में वर्षा का क्या कारण है? ऑप्शन उत्तर पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पूर्व मानसून या उत्तर पूर्व मानसून। इसका सही आंसर है दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है, ये क्वेश्चन आपकी किताबों में दिया हुआ है, इसको फिर से समझ लेंगे। ये पूरब हो गया, पश्चिम, उत्तर और ये दक्षिण। तो ये जो पश्चिम और दक्षिण का इलाका है, ये और ये, इसके बीच से हवाएं प्रवेश करती हुई केरल से होते हुए ऐसे फिर करते, और ये वापस जो है वो मुड़ जाती हैं और चली जाती है बंगाल की खाड़ी की तरफ। ठीक है, यहाँ से एंट्री करती है ये। अगला है 27 नंबर है, जेट धाराएं कितने डिग्री अक्षांशों के बीच में बहती है? ऑप्शन 27 से 30 डिग्री, 10 से 20 डिग्री, 5 से 10 डिग्री, 15 से 30 डिग्री, 15 से 20 डिग्री। इसका सही ऑप्शन है, सही आंसर होगा 27 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में। ठीक है, ये आपकी किताबों में यहाँ दिया हुआ है जेट धाराएं। अगला है 28 नंबर, पश्चिमी विक्षोभ के कारण भारत के किस क्षेत्र में वर्षा होती है? ऑप्शन उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में, दक्षिण पूर्व क्षेत्र में या उत्तर पूर्व क्षेत्र में। इसका सही आंसर है उत्तर पश्चिम क्षेत्र में। ठीक है, ये देख लेंगे, यहाँ पे चीज़ें दी हुई हैं। हमारा जो भारत होता है, इस तरीके से समझेंगे, ये हमारा जो उत्तर है और ये हमारा पश्चिम है। यहाँ पे जो हवाएं बहती, यहाँ पे जो बारिश होती है इस इलाके में, मतलब राजस्थान इलाके के आसपास में, यहाँ पे जो बारिश होती है वो पश्चिमी विक्षोभ जो इस तरफ से आती हैं इससे होती हैं, क्योंकि जो मानसून होता है यहाँ से होते हुए इधर से लौट जाती है, वो राजस्थान इलाके में नहीं पहुँच पाती है, इसलिए इस इलाके में जो बारिश होता है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। अगला है 29 नंबर, एल नीनो शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ऑप्शन ग्रीक, स्पेनिश, अरब या जर्मन। इसका सही आंसर है स्पेनिश, जिसका अर्थ होता है शिशु। स्पेनिश में इसका अर्थ होता है शिशु, एल नीनो का मतलब। 30 नंबर है, एल नीनो किस प्रकार की जलधारा है? ऑप्शन ठंडी, गर्म, सामान्य या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है गर्म, ये गर्म जलधारा होती है एल नीनो। 31 नंबर है, एल नीनो से भारत के मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन कम रहता है, यानी मानसून कम रहता है, ज़्यादा रहता है या सामान्य रहता है या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है कम रहता है। इससे भारत में जो वर्षा होती है वो कम होती है। 32 नंबर है, एल नीनो कहाँ उत्पन्न होता है? ऑप्शन दक्षिणी अमेरिका के आसपास, उत्तरी अमेरिका के पास में, यूरोप में या एशिया में। इसका सही आंसर है दक्षिणी अमेरिका। वहाँ पे जो कुछ देश हैं, पेरू और इक्वाडोर, उसके आसपास में यह जो है प्रशांत महासागर के जो तटीय भाग होते हैं वहाँ पे ये उत्पन्न होते हैं। समझेंगे इसको भी ग्राफ से। 33 नंबर है, एल नीनो से कैसा वायुदाब बनता है? ऑप्शन निम्न वायुदाब, उच्च वायुदाब, सामान्य वायुदाब या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है निम्न वायुदाब। 34 नंबर है, एल नीनो से भारत के दक्षिण पश्चिम मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, सकारात्मक प्रभाव पड़ता है या कोई प्रभाव नहीं पड़ता या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है नकारात्मक। नकारात्मक का मतलब है कि बारिश जो होता है वो कम होता है, जिससे वहाँ सूखे की स्थिति हमारे भारत में उत्पन्न होती है। 35 नंबर है, दक्षिण पश्चिम मानसून किसकी ओर आकर्षित होती है? ऑप्शन एल नीनो, ला नीनो या दोनों की ओर आकर्षित हो जाती है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है एल नीनो, क्योंकि निम्न वायुदाब जब उत्पन्न होती है तो जो हमारे जो दक्षिण पश्चिम जो मानसून उत्पन्न होता है भारत में, वो उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। ठीक है, ये आपकी किताबों में एल नीनो के बारे में दिया हुआ है।
अब इसको थोड़ा समझेंगे। ये हमारा वर्ल्ड मैप है, ठीक है। वर्ल्ड मैप पे ये जो है हमारा वो दक्षिणी अमेरिका है। तो यहाँ पे ये जो है इसके आसपास में यहाँ पे होता है दो देश, एक का नाम है पेरू, एक का नाम है हमारा इक्वाडोर। इधर ही पड़ता है ये प्रशांत महासागर, ठीक है। तो यानी इस इलाके में ये प्रशांत महासागर के आसपास में जो है ये उत्पन्न होता है। फिर ये क्या होता है, ये घूमते घूमते चला जाता है इधर पूर्वी तट के आसपास में। तो जब इस तरफ आता है, साउथ अमेरिका के इस तरफ में आता है, तो जब ये इस तरफ में आता है तो यहाँ पे उत्पन्न हो जाता है हमारा निम्न वायुदाब। और जो ये जो भारत है यहाँ पे होता है हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून। तो क्योंकि हवाएं जो चलती है वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है, तो क्या होता है ये जो यहाँ निम्न वायुदाब होता है वो भारत का जो वायुदाब होता है, जो हवाएं मौसम होते हैं उसको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जिसके कारण भारत में वर्षा कम हो पाती है और सूखे की स्थिति पैदा हो जाती है, ठीक है। इस चीज़ को समझेंगे। अगला है 36 नंबर है, ला नीनो किस प्रकार की जलधारा है। ऑप्शन ठंडी जलधारा, गर्म जलधारा, सामान्य या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ठंडी जलधारा। ला नीनो ठंडी जलधारा है। फिर है 37 नंबर, ला नीनो से भारत के मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन कम रहता है, ज़्यादा रहता है, सामान्य रहता है या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ज़्यादा रहता है। 38 नंबर है, ला नीनो कहाँ उत्पन्न होता है। ऑप्शन दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप या एशिया में। तो इसका सही आंसर है दक्षिण अमेरिका, वही सेम पेरू के तट के पास उत्पन्न होता है। 39 नंबर है, ला नीनो से कैसा वायुदाब बनता है। ऑप्शन निम्न वायुदाब, उच्च वायुदाब, सामान्य वायुदाब, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है उच्च वायुदाब। 40 नंबर है, ला नीनो से भारत के दक्षिण पश्चिम मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन नकारात्मक प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव, कोई प्रभाव नहीं पड़ता या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ठीक है। फिर 41 नंबर है, दक्षिण पश्चिम मानसून में जल की मात्रा को बढ़ा देता है, तो कौन बढ़ाता है। ऑप्शन एल नीनो, ला नीनो, दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ला नीनो, जिससे अत्यधिक वर्षा होने लगती है और बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। ये ला नीनो के बारे में इसको समझ लेंगे। फिर से चीज़ें हैं कि ला नीनो ये फिर से यहीं दक्षिणी अमेरिका के पास में पेरू जो देश है वहाँ पे उत्पन्न होता है। जब ये वापस इस तरफ आता है तो यहाँ पे उच्च वायुदाब बनाता है, जबकि जो एल नीनो है वो हमारा निम्न वायुदाब बनाता है, और जो ला नीनो है वो हमारा उच्च वायुदाब बनाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, यहाँ जो भारत वाला जो यहाँ पे जो हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून होता है, यहाँ पे जो होता है वो वायुदाब निम्न हो जाता है, जबकि यहाँ पे उच्च हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, उच्च से निम्न की ओर चलेंगी तो वर्षा यहाँ पे क्या होगा, भारत में हमारे ज़्यादा वर्षा होगी, ठीक है। तो यहाँ जब ज़्यादा वर्षा होगी तो बाढ़ की समस्या उत्पन्न होगी। 42 नंबर है, दक्षिण पश्चिम मानसून में जल की मात्रा को कम कर देता है, कौन कम करता है। ऑप्शन एल नीनो, ला नीनो, दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है एल नीनो। एल नीनो क्या करता है, वो वहाँ बारिश की मात्रा को कम कर देता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे कि एल नीनो है, एक ला नीनो है। एल नीनो कम कर देता है, ला नीनो बढ़ा देता है, ठीक है, जिससे कम बारिश होने के कारण सूखे की समस्या उत्पन्न हो जाती है। 43 नंबर है, उत्तर पूर्वी मानसून का समय क्या है। ऑप्शन जून से नवंबर, नवंबर से मार्च, मार्च से जून या जून से अगस्त। इसका सही आंसर है नवंबर से मार्च, ये आपकी किताबों में दिया हुआ है। अगला है 44 नंबर, दक्षिण पश्चिम मानसून का समय क्या है। ऑप्शन जून से नवंबर, नवंबर से मार्च, मार्च से जून या जून से अगस्त। इसका सही आंसर है जून से नवंबर, ठीक है। यानी जून से नवंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून होता है, और जब ये लौट जाता है तो नवंबर से मार्च तक के बीच में लौट जाता है। 45 नंबर है, लौटती हुई मानसून के कारण किस राज्य में अत्यधिक वर्षा होती है। ऑप्शन केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या उड़ीसा। इसका सही आंसर है तमिलनाडु। अत्यधिक वर्षा सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में होती है जब ये लौटता है, ठीक है। बताया था क्योंकि यहाँ से ऐसे करके जब ये घूम जाता है, जब ये घूम जाती है तो यहाँ जो तमिलनाडु है यहाँ पे सबसे अधिक वर्षा करती है। यह वर्षा ठंड के समय में होती है, ठीक है। सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, ये तमिलनाडु में ठंड के समय में। भारत में दो प्रकार की वर्षा होती है, एक होता है ग्रीष्मकालीन वर्षा, एक होता है शीतकालीन वर्षा। तो जो ग्रीष्मकालीन वर्षा होती है वो हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है, और जो शीतकालीन वर्षा होती है वो उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होता है। 46 नंबर है, लौटते हुए मानसून का समय क्या है। ऑप्शन सितंबर नवंबर, नवंबर से मार्च, मार्च से जून या जून से अगस्त। इसका सही आंसर है सितंबर नवंबर। सितंबर नवंबर के आसपास में ये जो है हमारा वो लौट जाती है। 47 नंबर है, भारत में मुख्यतः कितने प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है। ऑप्शन 2,
3, 4 या 5, इसका सही आंसर है 4। कौन कौन सी है यह ऋतुओं के प्रकार दिया हुआ है, इसको पढ़ लेंगे। 4 हमारे ऋतु होती हैं, ठीक है। अगला है 48 नंबर, तेज चलने वाली आंधियों को किस राज्य में आम की बौछार कहा जाता है। ये कहा नहीं, यहाँ होगा कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, कहाँ पे आम की बौछार कहा जाता है। ऑप्शन केरल, कर्नाटक, गोवा या तमिलनाडु। इसका सही आंसर है कर्नाटक। ये किताबों में दिए हुए हैं, इसको देख लेंगे। 49 नंबर है, किस राज्य में लू को काल बैसाखी कहा जाता है। ऑप्शन बिहार, पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल। काल बैसाखी या फिर नार्वेस्टर भी कहा जाता है, किताबों में यहाँ दिया है, समझ लेंगे। 50 नंबर है, तेज गर्जन तर्जन के साथ भारी बारिश का होना क्या कहलाता है। ऑप्शन पश्चिमी विक्षोभ, मानसून का फटना, दक्षिण पश्चिम मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून। इसका सही आंसर है मानसून का फटना। तेज गर्जन के साथ जब भी ये हमारी बारिश होंगी और सबसे अधिक मात्रा में जब भी सुनेंगे बादल फटना, मानसून का फटना बोल सकते हैं या बादल का फटना बोल सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ें हैं, ठीक है। आपकी किताबों में यहाँ दिया हुआ है, इसको देख लेंगे। 51 नंबर है, भारत में अधिकतर वर्षा किस मानसून से होती है। ऑप्शन उत्तर पूर्वी मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, उत्तर पश्चिम मानसून या पश्चिमी विक्षोभ। इसका सही आंसर है दक्षिण पश्चिम मानसून। मैंने पहले भी बताया है, यहाँ से जो दक्षिण पश्चिम मानसून प्रवेश करती है केरल से होते हुए, उससे सबसे अधिक वर्षा होती है, ठीक है। अगला है 52 नंबर, राजस्थान में अधिकतर वर्षा किस मानसून से होती है। ऑप्शन उत्तर पूर्वी मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, उत्तर पश्चिम मानसून या पश्चिमी विक्षोभ। इसका सही आंसर है पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है। देखिए हमारे भारत में 3 तरीके से वर्षा होती है नॉर्मली, जैसे इस तरीके से समझ लेंगे इसको, ठीक है। ये हमारा उत्तर पूर्वी मानसून मतलब इस दिशाओं से होती है, ये उत्तर पूर्व। दूसरा होता है दक्षिण पश्चिम यहाँ से, और तीसरा होता है पश्चिमी विक्षोभ। ये 3 दिशाओं से भारत में बारिश होती है, ठीक है। 53 नंबर है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। ऑप्शन सिलचर, चेरापूंजी, मासिमराम या गुवाहाटी। इसका सही आंसर है चेरापूंजी। इसी के साथ इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को इसमें देखने को मिलेंगे। आप इस वीडियो के माध्यम से अपने चैप्टर का रिवीजन कर लेंगे। साथ ही साथ जो है आप किताब का भी, अपने किताबों का भी रीडिंग करेंगे, ताकि जो कॉन्सेप्ट हैं, जो इसके जो भी थ्योरीज़ हैं, उसको आप सही ढंग से समझ सकें, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जाते जाते इस क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।